World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों को लेकर रूस की प्रतिक्रिया पर अब विवाद खड़ा हो चुका है। क्रेमलिन की तरफ से सफाई दी गई कि रूस ने ईरान का समर्थन किया और अमेरिका इजरायल हमलों की कड़ी निंदा भी की, लेकिन ईरानी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें रूस का समर्थन अब तक हासिल नहीं हुआ, यह लग ही नहीं रहा कि समर्थन मिला है। पुतिन ने कहा था कि रूस ईरानी जनता की मदद करने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मदद किस रूप में की जाएगी। इससे तेहरान की निराशा और ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अब इस आलोचना का जवाब रूस की तरफ से भी आ गया और कहा गया है कि उसने इस्लामिक गणराज्य पर अमेरिकी और इजरायली हमलों की कड़ी निंदा कर स्पष्ट रुख अपनाया है। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान में परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की, लेकिन ये ईरान को कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा। संजीव जी, ईरान ये कह रहा है कि वही बात, शुरू से यही बात चल रही थी कि पुतिन खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे इस जंग में। हालांकि रूस की एक अलग चीजें हैं, अलग रणनीति है ईरान को लेकर भी, लेकिन अब ईरान की तरफ से ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, सोच विचार हो रहा है कि भाई आपको जैसे आना चाहिए था खुलकर आप नहीं आए, कड़ी निंदा से क्या हो जाएगा? देखिए चेतन जी, ईरान हो या चाइना हो, वो बयान तो जरूर दे रहे हैं और उनके जो बयान है वो ईरान के पक्ष में ही है, अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। और ये जो दोनों राष्ट्र हैं वो अमेरिका की हेजेमोनी को लगातार जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिलता है चैलेंज भी करते हैं, आलोचना भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल और ईरान के बीच का ये युद्ध है और उसमें अब अमेरिका भी एंट्री कर चुका है, ऐसे में यदि रशिया कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है तो ये पूरी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी और रशिया ऐसी स्थितियों में नहीं जाना चाहेगा, चाइना भी ऐसी स्थितियों में नहीं जाना चाहे। और ये जो दोनों राष्ट्र हैं वो अपने अपने जो समस्याओं में उलझे हुए हैं। रशिया 3.5 वर्षों का लगभग यूक्रेन का युद्ध पहले ही लड़ रहा है, लेकिन आप देखिए तो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध भी अगर देखें तो ये महाशक्तियों के द्वारा ही परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। लेकिन आज तक रशिया की द्वारा नेटो की टेरिटरी पर कोई एक सिंगल गोली तक नहीं दागी गई है, कोई एक मिसाइल तक नहीं छोड़ी गई है। उसी तरीके से अमेरिका और नेटो ने भी कोई सिंगल गोली या कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की है रशियन के टेरिटरी के ऊपर, क्योंकि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे के सामने आ गए आमने सामने और उन्होंने एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दिया, अब मान लीजिए उसी दिन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और वो न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है, वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति पैदा कर सकता है, सर्वनाशी स्थितियां पैदा कर सकता है। 1945 में और 2025 में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज सभी के पास जो महाशक्तियां हैं, जो बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, उसके डिलीवरी के सिस्टम्स में मौजूद हैं, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड, जल थल नभ से सभी से वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे में रशिया यदि कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करता तो अमेरिका के सामने आ जाता और ऐसे में ये पूरी स्थिति वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी इमीडिएटली, और जो कि उसमें महाशक्तियां नहीं जाना चाहेंगी। तो ये और रशिया यूक्रेन के युद्ध से रशिया को पहले ही बड़े लॉसेस हुए हैं। चाइना देखिए बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है, चाइना ऐसे मामलों में अपने हाथ नहीं जलाना चाहेगा जब तक कि उसका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट उसका हार्म ना हो रहा हो। चाइना ने देखिए जो बयान जारी किया उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उसको बड़ी चिंता थी कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक हो गया तो फिर हमारे ऑयल सप्लाईज का क्या होगा, जो कि ईरान से बड़ी मात्रा में आता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट है कि ये जो ध्रुवीकरण तो अवश्य हो रहा है, लेकिन मैं कोई सीधा डायरेक्ट महाशक्तियों के बीच का कन्फ्रंटेशन या तीसरे विश्व युद्ध की मैं संभावना नहीं देखता, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है। न्यूक्लियर वॉर सस्टेनेबल नहीं है। न्यूक्लियर वॉर से सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ होगा तो वो सर्वनाश होगा, बिल्कुल सर्वनाश होगा। और हालांकि ये चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इजराइल और ईरान की जो जंग इस बीच जब शुरू हुई, जब पहले से ही 3-3.5 सालों से रूस और यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हो रही, उसमें कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा, और इस बीच अब इस जंग की शुरुआत बेहद चिंतित थी। हालांकि सीजफायर की जो बात हो रही है, छुटमुट सीजफायर का उल्लंघन जरूर हो रहा है, लेकिन अगर सीजफायर की बात और पूर्ण रूप से सीजफायर होता है तो बेहद शांति मिडल ईस्ट में एक बार फिर कायम होने की उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है। फिलहाल के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।